हेलो फ्रेंड्स, आपका आर्याव्रत एजुकेशनल एकेडमी में वेलकम है। तो आज के इस लेक्चर में, जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम जो है बताए थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है दो प्रकार के परिवर्तन कैसे होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो जो भी नहीं देखे हैं उसको क्या करिए, देख कर आइए। और इसके बाद अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते रहेंगे और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप क्या करिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपका क्या होगा, A to Z डिटेल में सब कुछ समझ में भी आ जाएगा और आपको अंदर से फील होगा कि समझ में आ गया है। तो इसलिए क्या करिएगा, समझ में आ अर्थात लेक्चर में लगातार बने रहिएगा। और अगर वास्तव में आपको लगेगा कि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और इसके बाद अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो अब आ जाते हैं लेक्चर पर। हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अब इसमें देखो, रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो है अभिकारक अर्थात हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं और उनसे बनने वाले पदार्थ, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि जो भाग ले रहे हैं पदार्थ वो और जो बन रहे हैं पदार्थ वो, इन दोनों को, जो पदार्थ बन रहे हैं इन्हीं को सूत्रों, संकेतों और तीर के सहायता से प्रदर्शित करने के विधि को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें समझिए कैसे होगा। अब इसमें जानते रहिएगा कि जिन पदार्थों के बीच क्रिया होती है अर्थात जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। और इसके बाद तीर का निशान जो है, ये क्या होता है, तीर का निशान होता है, ये बताता है कि तीर के इस तरफ, बाईं तरफ आपका क्या है, अभिकारक और इधर दाईं तरफ क्या है आपका उत्पाद। यहाँ पर क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होगा। और इसी को जो है जब हम यहाँ पर अभिकारक जो लिए हैं और यहाँ पर जो उत्पाद बना और इसके बाद तीर का निशान और इसके उपस्थिति में कोई कैटालिस्ट है कि नहीं, इन्हीं सबको जब हम प्रदर्शित कर देंगे तो वही प्रदर्शित करने का जो मेथड होता है वही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब हम उदाहरण द्वारा समझते हैं कैसे होगा और जानते रहिएगा सूत्रों और संकेतों द्वारा, और इसके बाद उसका अवस्था भी बताया जाता कैसे है। तो मान लीजिए हमसे जैसे कह दिया गया कि कार्बन क्या होता है, जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है। कार्बन की क्रिया किससे होती है, ऑक्सीजन से। या आपसे ऐसे कह दे कि कार्बन को जब जलाया जाता है, आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु अर्थात कोई भी पदार्थ अगर जल रही है तो उसके लिए क्या आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। और ऑक्सीजन को जानते रहिएगा कि ऑक्सीजन अगर गैस के रूप में लिखना है तो हमेशा कैसे लिखेंगे, O2 लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर O लिख देते तो O यहाँ पर क्या है, परमाणु है। और इसके बाद जानते रहिएगा कि जो परमाणु होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है, लेकिन अणु जो है वो मुक्त अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका क्या है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसलिए हमेशा ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस, ये सब किस अवस्था में होते हैं, अणु के रूप में ही होते हैं। और इनको क्या O2 Cl2 Br2 इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको जानते रहिएगा। अब इसमें देखो कार्बन की प्रतीक क्या है, C, और इसके बाद प्लस आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन का प्रतीक O2, और इसको हम तीर द्वारा दिखा दिए। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अब यही क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। लेकिन इसी में और कुछ हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे और दिखा सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस कार्बन की क्या अवस्था होती है, अवस्था दिखाने के लिए हम बताए थे कि अगर आपको सॉलिड दिखाना है तो उसके लिए यस लिख दीजिएगा, लिक्विड दिखाना है तो यल, और गैस दिखाना है तो जी लिख देंगे। तो अब यहाँ पर कार्बन किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, तो यहाँ पर यस लिख देंगे। ऑक्सीजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, गैस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका रासायनिक समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण कैसे होता है। या आप इसी को क्या करिएगा, शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, जैसे इसी प्रकार से रासायनिक समीकरण दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप शब्दों में लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कार्बन प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लगा दिए, तीर लगा दिए, और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। तो ये भी आपका क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब इसमें देखो ऑक्साइड यहाँ पर है। अब यहाँ पर समझो कि क्या होता है, जैसे इसमें अब बताओ कि प्रोडक्ट कौन होगा और आपका अभिकारक कौन होगा। तो कौन इसमें भाग ले रहा है रिएक्शन में, कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है ना। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आपका क्या होगा, रिएजेंट होगा, अर्थात अभिकारक होगा। और इन दोनों से मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इसको समझते रहिएगा। अर्थात तीर के बाईं तरफ क्या होता है, अभिकारक, और इसके दाईं तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम समझा देते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे ये तो आपका क्या था, रासायनिक समीकरण था, लेकिन अगर संतुलित रासायनिक समीकरण पूछे तो उसमें जानते रहिएगा। जैसे मान लीजिए हम किसका रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम ले लिए, यहाँ मान लीजिए Zn और इसके बाद H2SO4, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसमें अभी बताया जाएगा कि अभिक्रिया कैसे होता है। तो इसमें ये प्रोसेस है कि जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फेट से अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और यहाँ पर क्या बना लेगा, ZnSO4, और प्लस क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। तो इस प्रकार से आपका रिएक्शन हो गया। तो अब पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब, संतुलन का मतलब क्या होता है, बैलेंस, अर्थात कोई चीज क्या हो, बैलेंस हो। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में यही बताइएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में जो परमाणु हो अर्थात यौगिक हैं, उनके परमाणु और उत्पाद में जो यौगिक हैं उनके परमाणु क्या हो जाए, बराबर अगर होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या यह संतुलित है, अब इसको समझते हैं। तो यहाँ देखो जिंक एक है और इस तरफ अर्थात अभिकारक में और इधर उत्पाद में जिंक क्या है, एक है। तो एक परमाणु जिंक का यहाँ, एक परमाणु यहाँ हो गया। और इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है। लेकिन एक समीकरण इसको देखिए, अगर हम N2 प्लस यहाँ क्या ले लें, H2 ले लें, और इससे जानते रहिएगा रिएक्शन होकर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ये रिएक्शन आपको बताया जाएगा किस परिस्थिति में होता है। आप जब 12th में जाएंगे तो यहाँ बताया जाएगा अमोनिया निर्माण की हैबर प्रोसेस होता है, तो उसमें ये रिएक्शन यूज होता है। तो अब यहाँ पर समझो N2 प्लस H2 हम मान लीजिए अमोनिया बना दिए। तो अब अगर पूछा जाए कि क्या यह अभिक्रिया जो है, रासायनिक समीकरण तो प्रदर्शित है, लेकिन पूछा जाए कि क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो देखो इसमें संतुलन है। यहाँ पर कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन। तो अब जैसे देखो तराजू का 2 पल्लड़ा होता है ना, तो एक अगर भारी हो जाए तो उसी तरफ तराजू क्या होगा, झुक जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 2 नाइट्रोजन है और ये क्या करता है, बैलेंस का काम करता है। तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लाना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन लाना पड़ेगा। तो 2 नाइट्रोजन लाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, 2 नाइट्रोजन कर दिए। तो नाइट्रोजन तो अब पूर्ण हो गया, लेकिन अब देखो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन और यहाँ
यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 3 हाइड्रोजन अर्थात 3 दूना 6 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया। तो अभी पहले जो था ये समीकरण संतुलित नहीं था, लेकिन अब देखिए समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण यहाँ पर क्या है, संतुलित है। तो इस प्रकार से अगर अभिक्रिया देकर आपको कहे कि समीकरण को क्या करिए, संतुलित करिए, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप क्या कर पाएंगे, संतुलित कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप क्या करिएगा, अपना डाउट पूछिएगा। अब इसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा आज मेन टारगेट है कि गोल लेकर आए हैं कि हमको क्या पढ़ना है। और ध्यान दीजिए, आप ध्यान देकर पढ़िए, समझ में सब आएगा। अब देखो हमारा आज का टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अर्थात अब इसमें बात आई कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम सीख लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे आपस में जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, उनके गुण संगठन संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, नया उत्पाद बन जाता है। तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब बात आई कि जब रासायनिक अभिक्रिया है तो वो कितने टाइप्स की होती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया है तो कितने प्रकार की होगी। तो अब इसमें मेन रूप से, जैसे यहाँ पर हम और भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन हम मेन रूप से जैसे आपको बता देते हैं कि जैसे 4 प्रकार की यहाँ पर अभिक्रिया आपको दिख रही होगी कि हम लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसी में टाइप्स होंगे और मेन रूप से और भी होंगे, तो सबको पढ़ाया जाएगा। आप देख लीजिए, पहला है योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रिया। तो योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रिया। तो योगात्मक का मतलब क्या है, योगात्मक, योग अर्थात उससे मैटर है कि योग इसमें होगा। संकलन का मतलब भी वही होता है, और इसके बाद संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, आपस में क्रिया करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, या आपका क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। अर्थात इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाएंगे। अब जब डिटेल में बताएंगे तभी क्लियर करेंगे। अब दूसरा आता है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन जैसे सुने होंगे वियोजित होना। वियोजित होना का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना। तो इसमें क्या होगा कि कोई एक आपका क्या होगा, पदार्थ होगा, एक पदार्थ होगा, वो क्या होगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या होगा, टूट जाएगा, अर्थात बिखर जाएगा। अब कहते नहीं है कि एक प्रकार से वियोजित हो गया, जैसे वियोजित भाग, तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि आपका जब एक पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका जो पदार्थ है वो एक या एक से अधिक भागों में टूट जाता है या एक प्रकार से बट जाता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। अब इसमें बात आती है अपघटन और वियोजन में क्या अंतर होता है, तो उसको भी अभी बताया जाएगा कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और जो अपघटन होता है वो आपका क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। अब बात आई कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या होता है, तो हम बता देते हैं कि जो उत्क्रमणीय शब्द यूज हुआ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्स, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें ये होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब अपना डायरेक्शन क्या कर ले, बदल ले, अदला बदली कर ले। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, यहाँ पर आपका क्या है, रिएजेंट है, रिएजेंट का मतलब अभिकारक, इससे क्या, रिएजेंट का मतलब यहाँ उसको मत लीजिएगा, अभिकर्मक हो जाता है, यहाँ पर अभिकारक ही आप लिखिए। तो ये आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और यहाँ पर क्या बना, उत्पाद बना। मान लीजिए कोई अभिकारक हो गया, इससे क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो अब इसमें क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद से पुनः क्या बन जाता है, अभिकारक बन जाता है। अर्थात ये अभिक्रिया जो होती है दोनों दिशाओं में संभव होती है, और दोनों दिशाओं में संभव होने के नाते ही इसको क्या कह देते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह देते हैं। और अनुत्क्रमणीय का मतलब, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है,
अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संभव हो, वो दोनों दिशाओं में संभव ना हो, उसे हम क्या कह देते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कह देते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो वियोजन होता है वो उत्क्रमणीय और अपघटन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। अब बात आई कि तीसरा टाइप्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, या इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है प्रतिस्थापन, इसका मतलब सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है। प्रतिस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे, अर्थात एक का स्थान बदल जाना, वही तो होता है प्रतिस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। तो इसमें क्या होता है, एक पदार्थ जो होगा किसी दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, विस्थापित कर कर उसका स्थान स्वयं ले लेगा, और जब उसका स्थान स्वयं ले लेगा तो वही अभिक्रिया क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपका आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया आता है। तो अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो आयनों का आदान प्रदान होता है, कि जैसे एक समूह जो है किसी दूसरे समूह को विस्थापित करेगा और उसमें से दूसरा समूह जो है किसी दूसरे समूह को, अर्थात इसमें द्विविस्थापन होता है, डबल विस्थापन होता है। जैसे आपको उदाहरण एक बता दें, अभी ये सब बताया भी जाएगा। जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट का विलयन और प्लस आपका NaCl हो गया, तो ये जब हो जाता है तो इसमें जब रिएक्शन होता है तो Na प्लस है, Cl माइनस है, नाइट्रेट माइनस Ag प्लस, तो AgCl के साथ क्रिया प्लस माइनस, इसको जानते रहिएगा। आगे जितने भी रिएक्शन होंगे जो आपका प्लस होता है वो माइनस के साथ क्रिया करता है और माइनस प्लस के साथ क्रिया करता है, क्योंकि इनमें आपस में क्या होता है, आकर्षण होता है। जब विपरीत आवेश होते हैं उन पर चार्ज होता है तो आपस में क्या होता है, आकर्षण, और जब सेम आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर आपको कहीं प्लस और माइनस डिफरेंस करने पर आ गया, अर्थात आयनिक यौगिक दिया गया है, उसका रिएक्शन है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो AgCl से क्रिया करके AgCl बनाया और प्लस NaNO3 बना लिया, सोडियम नाइट्रेट। तो अब इस स्थिति में देखो क्या हुआ कि Ag जो है Na को विस्थापित करके इसका स्थान ले लिया, और यहाँ पर देखो Na जो है Ag को विस्थापित करके इसका स्थान ले लिया। इसलिए इस अभिक्रिया में एक ही साथ जो है दो विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। तो आप इतना क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे जो है हम बताते हैं कि योगात्मक संयोजन या संकलन अभिक्रिया क्या होता है। अब इसमें देखिए आपका क्या है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम आपको बता देते हैं कि योगात्मक या कॉम्बिनेशन अर्थात संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो इसमें जानते रहिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अर्थात अभिकारक जो है आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कह देते हैं। आप क्या करिए, डिफिनीशन को, अगर जिसको नोट्स सब लोग बनाइए और डिफिनीशन को क्या करिए, लिख लीजिएगा। तो और नहीं तो जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको क्या होगा, डिफिनीशन मिल जाएगा। तो अब समझिए कि क्या होता है। तो योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया में आप यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आपका कितना भी पदार्थ हो, जैसे दो या दो से अधिक आपस में अभिकारक हो, लेकिन जब उत्पाद बनेगा केवल सिंगल उत्पाद बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा, इसमें दो तीन उत्पाद नहीं बनेंगे। तो कोई भी अभिक्रिया आपस में अगर योग हो रहा है और एक उत्पाद दे रहा है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो अब देखिए पहला आपका रिएक्शन हम लिए हैं कि जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, अर्थात हाइड्रोजन गैस से किसके अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस से करता है। तो अब इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे।
तो अब इसमें ध्यान दो कि यहाँ पर जल बनेगा। आपको पता होगा कि जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है ना। देखो रिएक्शन में क्या होता है, आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा पदार्थ जो है या पदार्थ यौगिक जो है किससे क्रिया करके क्या बना रहा है। आपको क्या होगा, सूत्र का अनुभव भी होना चाहिए, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर समझो कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर यहाँ पर क्या बना लिया, जल बना लिया। तो अब बात आई कि यहाँ पर बताओ जल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, और ये भी क्या है, गैस फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर क्या ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है। अभी देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन लाने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और जब यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 ही रह गया। तो क्या अब भी बैलेंस है, नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो अब ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और इसी को हिंदी में अगर दिखाना हो तो इसके नीचे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे, और यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो गया है, जल बनकर तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से रिएक्शन को क्या करेंगे, करेंगे। अब दूसरा रिएक्शन हमारा आता है कि इसमें जैसे पूछेगा कि सोडियम को जब हम जलाते हैं, जैसे सोडियम की वायु से अभिक्रिया कराते हैं, या सोडियम को जब वायु में जलाते हैं तो उससे क्या बनेगा। तो यहाँ पर समझिए कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, और ये क्या है, सॉलिड है। इसका जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो इसमें क्या बनेगा कि आपको पता होगा कि सोडियम क्या होता है, धातु, और जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनेगा, अर्थात धातु ऑक्साइड बनेगा। अब बात आई कि उसका सूत्र क्या होगा। तो अब इसमें समझिए सूत्र कैसे निकालेंगे। तो सूत्र निकालने के लिए आपको बताया गया है कि इस पर हम क्या देखेंगे, पहले इसका आवेश देखेंगे। तो O पर 2- होता है, Na पर प्लस, तो इसका आवेश यहाँ आया, इसका आवेश यहाँ गया। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, NO2, और ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा, और वो भी किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। तो अब यहाँ पर देखो सोडियम ऑक्साइड बनकर आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन क्या यह बैलेंस है रिएक्शन, अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना है, 2 Na है, तो यहाँ पर क्या है, एक ही Na है। और इसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन जब 2 हुआ तो यहाँ पर सोडियम क्या हो गया, 2 दूना 4 सोडियम हो गया। और जब 4 सोडियम हो गया तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 सोडियम करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। तो समझ में आ गया है, जैसे आपको रिएक्शन भी लिखना है और साथ साथ क्या करना है, संतुलित भी करना है। अब तीसरा हम आ जाते हैं कि जब सल्फर, ये क्या है, यस जो है सल्फर का प्रतीक है। तो सल्फर गैस की क्रिया जब हम ऑक्सीजन अर्थात सल्फर को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है। तो इसमें समझिए क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको जानते रहिएगा। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर एक सल्फर था, 2 O2 अर्थात ऑक्सीजन, तो SO2 आपका बन गया, और वो भी क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो ये रिएक्शन संतुलित है, तो देख लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सल्फर 1 है और 1 सल्फर, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अर्थात ये रिएक्शन क्या है, संतुलित है। तो इसको हम नहीं किए संतुलित। अब इसको देखो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है रिएक्शन में, ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर रिएक्शन में ऐसे पूछा गया कि क्या होगा जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्रिया करता है। तो अब हाइड्रोजन प्लस क्या हो गया, Cl2, आपस में जब क्रिया करेगा तो बताओ क्या बनाएगा, HCl यहाँ से बनेगा। और HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ये भी गैस अवस्था में। लेकिन अब यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो यहाँ हम 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना जितना हम बता रहे हैं। ये आपका हो गया, और ये भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। इसको हम क्या कह देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कह देंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस पर,
5वें रिएक्शन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि क्या होगा जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। और जानते रहिएगा कि आगे हम बताएंगे कि दहन अभिक्रिया क्या होती है। तो जो दहन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ या कोई भी पदार्थ है इसको क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। और कोई भी पदार्थ जो है वायु की उपस्थिति में ही क्या होती है, जलती है। अब इसमें देखो यहाँ पर कार्बन किससे क्रिया करेगा, O2 से, तो तुरंत आपका क्या बना देगा, CO2 बना देगा। और CO2 क्या है, गैस है, और इसका हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। तो अब देखो, अभी तक हमने नहीं बताया, अब देखो ये सब क्या है, जितने भी रिएक्शन हमने पढ़ा ये किस अभिक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, दिमाग लगाओ, किस अभिक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। वो कैसे, अब इसमें देखो दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाया, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाया, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ, यहाँ भी क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बना, इसमें भी क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बना। तो कोई भी जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपस में योग हो रहा है ना, पदार्थों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कह देते हैं। दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्रोसेस क्या हो रहा है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इससे करिए, ये क्या है, अमोनिया गैस। प्रतीक तो आपको ध्यान देना होगा कि सूत्र पर पकड़ बनाइए कि कौन सा सूत्र कैसे होगा। और अगर किसी का सूत्र कमज़ोर है कि वो सूत्र समझ नहीं पाता है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रखेंगे, उस पर हम अलग से क्या करेंगे, वीडियो को बना देंगे। तो अब यहाँ पर देखो NH3 + HCl, तो NH3 + HCl जब आपस में क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, NH4Cl बना देगा। NH4Cl का नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। वो भी किस अवस्था में बना है, सॉलिड अवस्था में। तो यहाँ भी दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाया, सिंगल उत्पाद बनाया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब इसमें देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जानते रहिएगा इसको हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसको हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। तो आपसे पूछा जाए कि बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होगा, तो जानते रहिएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या होता है, बिना बुझा चूना। जब इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं तो आपका बुझा हुआ चूना बनता है, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइज। और प्लस क्या होता है, इससे उष्मा निर्मुक्त होती है। अब आप देखे होंगे कि जैसे अगर घर की पुताई की जा रही है तो आप देखिए कि जब चूने को जल में डाला जाता है तो उसमें क्या होता है, भाप निकलता है, अर्थात वाष्प निकलता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बिना बुझे चूने को जब जल में मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, प्राप्त होता है, और प्लस क्या होता है, उष्मा निकलता है। तो अब इसको बैलेंस करो, कैसे होगा, कैल्शियम एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, बैलेंस है। इतना नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम बताते हैं इसी में कि जैसे आपका जो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे जब हम दीवार पर NCERT में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे पुताई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो उसको क्या करेंगे, दीवार पर लगा देंगे, अर्थात पुताई कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, अब पूछा जाता है दीवार पर चमक कैसे आ जाती है। तो चमक जानते रहिएगा कि जब हम पुताई कर देते हैं तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम बताते हैं क्या क्या कहते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगा, बनकर तैयार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और 2 से 3 दिन में ये प्रोसेस होती है। और आप ही देखिए कि धीरे धीरे जो गीला रहता है दीवार पर वो धीरे धीरे क्या होता है, नमी सूख जाती है। तो ये क्या करेगा, CO2 से अभिक्रिया करेगा और आपका क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बना लेगा, जल आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो बैलेंस है, H2O, देखो एक कैल्शियम
एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 3 1 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। तो अब इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनकर तैयार हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट हिंदी में नाम है, वो क्या कहते हैं, केमिकल इसका रासायनिक नाम है। अब इसको जानते रहिएगा व्यापारिक नाम क्या है जिससे हम इसको बुलाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? खड़िया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खड़िया या संगमरमर। इसको क्या कहते हैं? संगमरमर। तो इसको जानते रहिएगा कि अगर पूछा जाए कि संगमरमर का सूत्र क्या होगा या खड़िया का सूत्र क्या होगा या लाइम स्टोन भी इसे कहते हैं, तो ये सब किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि घरों में जो पुताई होती है वो किससे की जाती है, तो आपका पहले क्या होगा? बिना बुझा चूना होगा, उसकी जल से क्रिया कराएंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। और जब बुझे हुए चूने को हम पुताई कर देंगे तो 2 या 3 दिन के बाद क्या होगा? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे उसमें से क्या होता है? नमी निकल जाता है, जिसके कारण वो कठोर भी आ जाता है और उसमें क्या आ जाता है? चमक आ जाता है। तो हमें विश्वास है कि आपको क्या हुआ होगा लेक्चर में, ये योगात्मक अपक्रिया क्या होता है, संयोजन अपक्रिया क्या होता है, विधिवत जो है क्लियर हो गया होगा। इसमें यही ध्यान रखिएगा कि कितने भी पदार्थ आपस में अपक्रिया करें, अगर एक ही उत्पाद बन रहा है तो वही योगात्मक अपक्रिया होगा। तो विश्वास है कि लेक्चर समझ में आया होगा। और आप क्या करिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जो 10th का सिलेबस है तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपका नोट्स जब आप बनाए रहेंगे उसी को लगातार क्या करेंगे? रिवीजन करते रहेंगे, तो आपका क्या होगा? नंबर भी अच्छा आप गेन कर पाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और धीरे धीरे जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसको भी आप समझ सकते हैं। तो यही से क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो आपका यहीं पर लेक्चर हम क्या करते हैं? एंड करते हैं। और अगले आने वाले वीडियो का तब तक वेट करिए और रुकना नहीं है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।